Hello everyone, my name is Alicia. Today we'll be discussing about a chapter of class 8 that will be conservation of plants and animals. Let's start with it. First of all, यहाँ पे एक term आने वाला है. What do you mean by silviculture? Okay. First of all, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे confuse हो जाते हैं term से silviculture and sericulture. बेटा listen to it. It is silviculture. Okay. What do you mean by silviculture? मतलब फॉरेस्ट की ग्रोथ को एनहांस करने के लिए या उसके स्ट्रैंड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील करता है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है फॉरेस्ट ट्रीज के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर. ताकि वो लोग फॉरेस्ट की ग्रोथ को एनहांस कर सके, नए फॉरेस्ट स्ट्रैंड को एस्टैब्लिश कर सके, उसके लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? व्हाई फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस? फर्स्ट ऑफ ऑल, forests are an important component of the environment to maintain ecological balance. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है बेटा कि फॉरेस्ट कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है? देखो, फॉरेस्ट हमें बहुत सारे चीज़ प्रोवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करने में फॉरेस्ट हेल्प करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है शेल्टर, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है. हम खुद फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है फ्यूल नीड्स के लिए. उसके अलावा हमें टिम्बर चाहिए, तो इन सब नीड्स के लिए हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. और फॉरेस्ट हमें इनफ चीज़ों को सप्लाई भी करते हैं. इसलिए फॉरेस्ट हमेशा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. वो हमें O2 देते हैं, वी गिव आउट CO2 दैट इज टेकन अप बाय प्लांट प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, और वो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं. तो एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो फॉरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. ऑब्वियसली बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं. तो एक तरीके से हैबिटेट प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे एक टर्म आया हैबिटेट. नो, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट बेसिकली मीन्स जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्वेल करते हैं, उनका खुद का घर, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज हैबिटेट. तो फॉरेस्ट क्या करता है? एक तरीके से एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. थर्ड, फॉरेस्ट ऑल्सो मेंटेन CO2 एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. जैसे मैंने पहले भी समझाया कि फॉरेस्ट जो होता है वो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई देने में हेल्प करता है. इट allows us or it provides us enough oxygen, जो ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी होता है. क्योंकि प्लांट क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो क्या इनटेक करता है? CO2. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए दे टेक इन CO2 एंड दे गिव आउट O2. और वो ऑक्सीजन कौन लेता है? एनिमल्स. Animals take in oxygen for respiration and they give out carbon dioxide. तो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोशन एंड लैंडस्लाइड्स. अब सॉइल इरोशन क्या होता है? सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है ना, जो सॉइल का फर्टाइल लेयर है, तो टॉप मोस्ट जो लेयर होता है ना सॉइल का, वो हमेशा फर्टाइल होता है. कैसा होता है? फर्टाइल. उस फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल का वॉश अवे होना, उस फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल का क्या होना? वॉश अवे होना या कैरी अवे होना. क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही. अगर मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रीज ग्रो ही नहीं कर रहा हो, तो ये जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होता है ना, वो बहुत लाइट वेट हो जाएगा और वो इजिली वॉश अवे हो जाएगा. इजिली वॉश अवे होना मतलब एक तरीके से कैरिड अवे होना बहुत सारे एजेंट्स वाया. मान लो वो ज़्यादा फ्लो वाटर की वजह से कैरी हो जाए, या विंड की वजह से वो जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो कैरी अवे हो जाए, जिसके वजह से जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल था अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? बैरन टाइप. तो इसके लिए फॉरेस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट. ओके, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को हम जितना प्लांट करते जाएंगे उतना सॉइल क्या होता जाएगा? फर्टाइल होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट होगी, रिसाइकलिंग होगी. तो फॉरेस्ट help in prevention of soil erosion and landslides. Next, last point है, they provide us some useful products such as gum, paper, timber
मेडिसिन एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया ये पॉइंट इकोलॉजिकल बैलेंस में कि फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। मे बी दे प्रोवाइड अस विद गम, दे प्रोवाइड अस विद पेपर। ऑब्वियसली यू ऑल मस्ट बी नोइंग द फैक्ट दैट फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है, गम मिलता है, टिम्बर मिलता है। तो ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। हेंस फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ दिस नेचर, हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि वी हैव टू कंजर्व अ फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। तो इन हाउ, इफ इट इज इन आवर हैंड, वी हैव टू कंजर्व अ फॉरेस्ट। तो ये देख लिया हमने स्लाइड में कि वाई फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन। सबने ये टर्म पहले भी पढ़ा होगा, अभी हम समझ लेते हैं कि जिसने भी नहीं पढ़ा, अब हम समझ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो सबको पता ही होगा, बट देन टू लेट अस नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है द लॉस और कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब हम बोल सकते हैं डिक्लाइन। ओके, कंटिन्यूअस डिक्लाइन होना, किसका डिक्लाइन होना, फॉरेस्ट हैबिटेट का। फॉरेस्ट हैबिटेट का कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होना, किसके वजह से, या तो नेचुरल वे पे या किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, मतलब ह्यूमन कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, या ह्यूमन नीड की वजह से फॉरेस्ट हैबिटेट का क्लियर आउट होना या उनका कंटिन्यूअसली लॉस होना या डिक्लाइन होना। किसका होना, फॉरेस्ट हैबिटेट का होना। किसके वजह से, या तो वो नेचुरल तरीके से या कोई ह्यूमन की नीड की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, द लॉस होना या कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होना। किसका होना, फॉरेस्ट हैबिटेट का डिक्लाइन होना। किसके लिए, या तो वो नेचुरल वे पे डिक्लाइन हो या फिर किसी ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट हैबिटेट का लॉस होना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टर्म। लेट्स मूव ऑन। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हमें हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर आउट कर देते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, हमें ज़्यादा यील्ड मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी फॉरेस्ट एरियाज है उनको हम क्लियर आउट कर देते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो ये आगे जाके किसका हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन के लिए एक कॉज हो जाएगा। तो फर्स्ट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मीन्स क्लियरिंग ऑफ लैंड एरिया या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सके। दैट इज टर्म्ड एज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर सकते हैं, दैट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। थर्ड, ओवरग्रेजिंग के लिए एनिमल्स अगर कंटिन्यूसली उसी एरिया पे ओवरग्रेज करते रहे जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होगा, क्योंकि रूट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ये मान लो आपका रूट्स है एंड यहाँ पे बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स होंगे। इन सॉइल पार्टिकल्स को रूट क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। ठीक है, अपने आप को फिक्स करने के लिए वो सॉइल पार्टिकल से बाइंड कर देता है। अब मान लो मैंने यहाँ के ट्रीज को ही हटा दिया, अब रूट्स ही नहीं बचेंगे, रूट्स ही नहीं बचा तो वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो सॉइल इरोशन होगा कि किसी भी एजेंट या विंड या वाटर की वजह से वो जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, कैरिड अवे हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, इट कैन अल्टीमेटली लीड टू डिफॉरेस्टेशन। आई कैन से अल्टीमेटली लीड टू डिफॉरेस्टेशन। तो ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड फार्मलैंड्स की वजह से क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी क्लियर आउट फॉरेस्ट एरियाज, अर्बनाइजेशन के लिए। उसके अलावा अब आता है कमर्शियल लॉगिंग। कमर्शियल लॉगिंग का मतलब होता है टिम्बर को हार्वेस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टिम्बर को बेचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर रहे हैं, उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से इट कैन अल्टीमेटली लीड टू डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। ओके, सो दीज आर द मेन कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आई कैन explain it to you again. First of all, intensive agriculture. Intensive agriculture का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर रहे हैं।
किसको क्लियर आउट करें? फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट करें, ताकि हम उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सके। तो ये एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन का कॉज हो सकता है, क्योंकि हम क्या करें, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट करना मतलब हम ट्रीज को कंटिन्यूसली कट करते जा रहे हैं, लैंड को क्लियर आउट करें ताकि हम उसमें अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सके। डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर आउट कर रहे हैं। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन, टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग, न्यू एरियाज, हम जो फॉरेस्ट एरियाज को मॉडर्न वर्ल्ड पे कन्वर्ट करने के लिए वी आर क्लियरिंग आउट द फॉरेस्ट। बड़े बड़े मॉल्स को बिल्डअप करने के लिए वी आर बेसिकली क्लियरिंग आउट द फॉरेस्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। और कमर्शियल लॉगिंग, कमर्शियल लॉगिंग का मतलब होता है टिम्बर को हार्वेस्ट करना इस इंटेंशन की ताकि हम उसको बेच सके। तो इसकी वजह से हम अल्टीमेटली किसको क्लियर आउट करें? फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट करें। तो दीज आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि अब इस डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या है। हमने समझ में तो आ गया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या होते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या देखा गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑन सॉइल। सॉइल में इसका क्या इफेक्ट देखा गया? याद करो, मैंने अभी बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ना, सॉरी, प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं ना, उसके सराउंड में बहुत सारे क्या होंगे? सॉइल पार्टिकल्स होंगे। तो रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, उनको बाइंड करना मतलब एक तरीके से उनको होल्ड करके रखना, ताकि वो जो पर्टिकुलर प्लांट हो वो सॉइल में फिक्स रह सके और वहां पे न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट हो, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो। तो रूट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हाँ, हमने पढ़ा है कि रूट्स जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। उसके अलावा वो क्या करता है, वहां के जो भी सॉइल पार्टिकल्स उनको बाइंड कर देता है, होल्ड करके रख देता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट को क्लियर आउट कर दिया, मैंने ट्रीज को कट कर दिया। अब ट्रीज कट कर दिया, अब रूट्स का कोई फंक्शन नहीं रहा। तो जैसे रूट्स जो पहले सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते थे, अब उनका कोई फंक्शन ही नहीं रहा, तो अब वो रूट सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाएगा? एक तरीके से लेफ्ट लूज छोड़ दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब वो क्या हो जाएगा? ये जो भी फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होता है ना, किसी भी एजेंट के बाद, मे बी वो विंड हो, मान लो विंड का बहुत हाई प्रेशर से विंड फ्लो कर रहा है या हाई प्रेशर से वाटर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ये सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कैरिड अवे हो जाएंगे। तो जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल हो गया ना, वो क्या हो गया? वॉश अवे हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोशन। तो डिफॉरेस्टेशन से कहीं ना कहीं सॉइल इरोशन लिंक्ड हो रहा है, राइट? तो रूट ऑफ ट्रीज हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, व्हिच आई सेड। अगर मैंने इस प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इन प्लांट्स को ही मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सॉइल क्या हो जाएंगे? इट विल बी लेफ्ट लूज। अब ये कैरिड अवे हो जाएगा बाय वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड, and hence more soil is lost due to erosion by wind and moving water. Loss of topsoil, which is rich in humus and nutrients, result in reduction of fertility of soil. सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल क्या हो गया? वॉश्ड अवे हो गया, सॉइल इरोशन हो गया, जिसके वजह से अब वहां पे न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है। एक तरीके से सॉइल पे क्या हो गया? इसका असर पड़ गया, सॉइल इरोशन हो गया। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। देखो, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, है ना। हैबिटेट मीन्स एक तरीके से घर प्रोवाइड करना बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को। अब हमने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर दिया। अब फॉरेस्ट देखो एक तरीके से घर प्रोवाइड कर रहा है बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, और एक तरीके से फॉरेस्ट एक ऐसा काम भी करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम, कि जो भी यूनिक स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना यूनिक स्पीशीज को। ये भी कौन हेल्प करता है? फॉरेस्ट हेल्प करता है। तो वाइल्ड लाइफ पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हमने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर दिया तो forests, which are the natural habitat of many species of plants, animals and birds. Cutting down of trees will destroy the home of these species, which in turn may become endangered. आगे जाके इनकी population में कमी होना, आगे जाके स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के चांसेस होना, that is known as endangered. तो अगर हम फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करें, क्लियर आउट करें, तो जो भी स्पीशीज होता है जो हमारे मे बी इन प्रेजेंट सिनारियो में बहुत कम स्पीशीज हो, उनका जो नेचुरल होम अगर हम डिस्ट्रॉय करें तो आगे जाके इन स्पीशीज के एंडेंजर्ड होने के चांसेस है, मतलब आगे जाके इनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट ऑन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। प्लांट क्या इनटेक करता है? CO2। किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अब फोटोसिंथेसिस तो याद होगा ना क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है दे आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, है ना, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट कौन सा गैस लेता है, CO2 गैस, दे टेक इन CO2, they take in CO2 and give out O2 during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। प्लांट कौन सा गैस अंदर लेता है, CO2, और कौन सा गैस रिलीज करता है, O2, कौन से प्रोसेस के टाइम, फोटोसिंथेसिस के टाइम। मान लो मैंने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट कर दिया, ट्रीज की क्या हो गई, कटिंग हो चुकी है, अब CO2 तो लेगा ही नहीं, अब CO2 अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि मैंने ट्रीज को क्या कर दिया, कट कर दिया, इतना ट्रीज कट कर दिया कि जो CO2 प्लांट इनटेक करते थे फोटोसिंथेसिस के टाइम, अब वो प्लांट्स ही नहीं रहे तो वो CO2 को इनटेक ही नहीं करेगा। CO2 को इनटेक नहीं करेगा तो एटमॉस्फेयर में किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और उस CO2 की कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंजेस, ये समहाउ रिलेटेड होता है जो हमने अभी पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसमें कौन सा एटमॉस्फेरिक गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, CO2 का, है ना। मान लो हमने एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के जो भी ट्रीज है उन सबको कट डाउन कर दिया, अब कट डाउन होने की वजह से CO2 को प्लांट इनटेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स ही नहीं होगा, तो CO2 का इनटेक ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ओके, increase in the concentration of carbon dioxide gas in the atmosphere may lead to an increase in the temperature of the earth as carbon dioxide is a greenhouse gas। ये क्या करता है, CO2 का कंसंट्रेशन का एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ना, तो वो क्या करता है, सन से निकलने वाले जो भी रेडिएशंस होते हैं उनको कैप्चर कर देता है, उनको कैप्चर करके हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर देगा, रेस कर देगा, ठीक है ना। इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो क्या करता है, सन से निकलने वाले जो भी रेडिएशंस होते हैं उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। तो दिस आर द, तो ये समहाउ क्लाइमेटिक चेंजेस में रेनफॉल का रिड्यूस हो जाएगा एंड इट कैन ऑल्सो कॉज टू ड्रॉट। ओके, एक और बात समझाती हूँ, क्लाइमेटिक चेंजेस में बेसिकली क्या होता है बच्चा, कि देखो प्लांट, अगर हमने मान लो फॉरेस्ट में जो भी एरियाज होते हैं, प्लांट के जो भी ट्रीज होते हैं, सबको हमने कट डाउन कर दिया, अब प्लांट्स ही नहीं बचेगा तो CO2 को इनटेक नहीं कर पाएगा। अब CO2 इनटेक ही नहीं कर पा रहा तो एटमॉस्फेयर में कौन सा गैसेस बढ़ने लग गया, CO2 का लेवल बढ़ने लग गया। जैसे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ जाए, वो क्या करेंगे, सन से निकलने वाले जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं या जो भी रेडिएशंस होते हैं उन सबको क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। जैसे ही ट्रैप किया, हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, रेस हो गया, बढ़ गया, और रेनफॉल होने के चांसेस कम हो गए। रेनफॉल होने के चांसेस कम हो गया, जिसकी वजह से आगे जाके कौन सा कंडीशन होगा, ड्रॉट का कंडीशन, क्योंकि वहां पे पानी नहीं मिल रहा। तो जो लैंड होता है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया। जो फर्टाइल लैंड था, पानी की कमी की वजह से अब कौन सा लैंड पे कन्वर्ट हो गया, बैरन लैंड, एक तरीके से सूखा जैसा जगह। पढ़ा है ना हमने ड्रॉट के बारे में। ओके, सो इट कैन लीड टू क्लाइमेटिक चेंजेस। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। Vegetation help to absorb the rainwater that falls on the earth. Excessive falling of trees would mean that a greater proportion of the rain may reach the ground, which could give rise to flood. देखो landslides and floods क्यों होगा, बेसिकली रूट्स का वही फंक्शन होता है सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखना। देखो हर चीज रिवॉल्व अराउंड करता है सॉइल इरोशन में। ओके, रूट्स का बेसिक फंक्शन क्या होगा कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उनको बाइंड कर सके, उनको होल्ड कर सके। अब हमने ट्रीज को कट डाउन नहीं कर दिया तो सॉइल पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट लूज। अब उनको होल्ड करने के लिए रूट्स ही नहीं बचा तो दे आर लेफ्ट लूज, जिसके वजह से कुछ एजेंट्स के वाया वो क्या हो जाता है, कैरिड अवे हो जाता है टू अनदर प्लेस। तो एक तरीके से जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल था ना, जो टॉप सॉइल होता है ना, सॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फर्टाइल होता है। अब रूट्स ही नहीं रहा तो ये कुछ एजेंट्स के वाया, है ना, एजेंट्स जैसे कि
कुछ मूवमेंट ऑफ वाटर के वाया या कुछ मूवमेंट ऑफ विंड के वाया वो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कैरिड अवे हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोशन, लैंडस्लाइड होने के चांसेस है। अब मान लो बहुत ही फॉलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये वेजिटेशन को, वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी, रूट्स का भी बेसिक फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब हमने ट्रीज को कट कर दिया, अब वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट से ही नहीं होता, जिसके वजह से वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली गिव राइज टू फ्लड्स, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट्स, सॉइल के अंदर जो भी वाटर होता है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स एब्जॉर्ब करेगा। हमने ट्रीज को ही कट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन की लेवल कम हो जाएगा और प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा ग्राउंड में। ओके, नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है डिजर्ट, ओके, जो फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड है उसका बैरन लैंड में कन्वर्ट होना, सूखा, जो मान लो बहुत अच्छा वाला जो लैंड था जहाँ पे अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सकते थे, अब वहाँ पे प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर रहा, तो वो जो फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड है ना, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक तरीके से बंजर भूमि में, एक तरीके से सूखा, बहुत ही बंजर भूमि, जब जहाँ पे अब वेजिटेशन हो नहीं सकते, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज, ओके। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation due to soil erosion. Soil erosion की वजह से क्या हो जाएगा, fertile layer of soil है, जो fertile layer of soil है, top soil है, वो क्या हो जाएगा, carried away हो जाएगा, wash away हो जाएगा किसी agents के वाया, जिसके वजह से, हाँ, top fertile layer of soil is removed, gradually the fertile land, जो land पहले जो बहुत ही fertile था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी nutrients थी उस soil में, अब वो किस में convert हो गया, सॉइल इरोशन की वजह से अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैरन लैंड में, एक तरीके से सूखा और बंजर भूमि में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। ओके, अब आता है, हमने पढ़ लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कॉसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के लिए, उसके इफेक्ट्स क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाए तो क्या क्या, किस किस पे क्या क्या असर पड़ेगा, सॉइल में क्या असर पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ में क्या असर पड़ेगा, क्लाइमेट में क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, डिजर्टिफिकेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू एज अ ह्यूमन बींग टू कंजर्व फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को किन किन तरीकों से सेव कर सकते हैं। फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि फॉरेस्ट हमें एक तरीके से बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमें हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, हमें फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, हमें अगर टिम्बर चाहिए, फ्यूल वुड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो व्हाट, हु इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑल दीज थिंग्स, फॉरेस्ट। तो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ये सबने पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, वी आर कटिंग डाउन ट्रीज फॉर आवर पर्पसेस, हमारे पर्पसेस के लिए या कुछ नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट हैबिटेट का कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को कट डाउन करना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ट्रीज को प्लांट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल, planting of sapling is called afforestation. This we can do to conserve our forest. Second, हम forest reserve को establish कर सके। forest reserve को establish करने का मतलब एक तरीके से forest को prevent करना, protect करना, ताकि वो unique species को protect कर सके, उसके अंदर जो भी natural habitat है उनको protect करना। इसके लिए हम क्या establish कर सकते हैं, forest reserve या botanical garden, ताकि हम उनके natural habitat को destroy ना कर सके। Third, animals should not be allowed to graze on the same patch of land for a long period of time, क्योंकि continuously मान लो वो एक ही land पे continuously graze करते जाए, जिसके वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे ग्रासेस नहीं होंगे, ग्रासेस नहीं होगा तो उसके रूट्स क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड नहीं कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल लेफ्ट लूज हो जाएगा और सॉइल इरोशन होने के चांसेस हो सकती है, जिसकी वजह से एनिमल्स को कभी भी सेम फील्ड पे बार बार ग्रेजिंग करने के लिए अलाउ ना करें। टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, वी शुड नॉट अलाउ देम टू ओवर ग्रेज, ओके, सेम पैच ऑफ लैंड पे। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स
will prevent farmlands from turning into barren. जो मैंने समझा दिया था, अगर हम कंटिन्यूसली उसी एनिमल्स को ग्रेस करने दें वही पर्टिकुलर लैंड में, जिसकी वजह से आगे जाके सॉइल इरोशन की होने के चांसेस है. सॉइल इरोशन हो गया तो जो फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड था अब आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बैरन लैंड पे, एक बंजर भूमि में. ठीक है ना. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर, जो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से भी हो सकता है या कुछ ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन मेड कॉसेस की वजह से हो सकता है. उन सबको हमें क्या करना है, अंडर कंट्रोल में लेके आना है, क्योंकि एक बार फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो गया तो हमारे फॉरेस्ट को वो क्या करते हैं, क्लियर आउट कर देते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं उनको अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश करना है. कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को एस्टैब्लिश करना, मतलब एक तरीके से एजुकेशन स्प्रेड करना, चार्ट करना, पोस्टर्स लगाना हर जगह, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके. एडवर्टाइजमेंट्स देखना कि हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, तो उन्हें हम जितना हो सके उतना लोगों में अवेयर करना कि हाँ, वी हैव टू समहाउ कंजर्व आवर फॉरेस्ट. हम इतना ग्रीडी ना बने कि हम कंटिन्यूसली फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते रहे. वी शुड नॉट बी ग्रीडी, है ना, कि हमें इतना सारा जो एरिया होता है उनको हमें सिनेमा अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करना, हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने, बड़े बड़े मॉल्स बनाने. नो, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट आवर नेचुरल रिसोर्सेज. कोई कहीं ना कहीं दे आर प्रोवाइडिंग अस विथ इनफ ऑफ व्हाट वी नीड, है ना. कहीं ना कहीं फॉरेस्ट हमारे एक नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारे स्पीशीज का एक घर है. हम उन्हीं घर को डिस्ट्रॉय करके हमारे पर्पस के लिए डिस्ट्रॉय करें तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी हार्मफुल. ओके, तो हमें क्या करना, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना, हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि somehow we have to conserve our forest because it provides us a lot of things. Okay. Next is चिपको मूवमेंट. सबने सुना होगा इस मूवमेंट के बारे में, चिपको मूवमेंट. ओके, द नेम ऑफ द मूवमेंट कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिपको. चिपको मतलब एक तरीके से हमारे किसी के साथ चिपक जाना. यहाँ पे हम चिपको मूवमेंट किस में चिपकने की बात करें, ट्रीज के लिए. ठीक है ना, ट्रीज को हक करना या एम्ब्रेस करना, ताकि हम एक तरीके से ट्रीज को कट करने से बचने के लिए ये मूवमेंट निकला है, दैट इज चिपको मूवमेंट. चिपको मीन्स टू एम्ब्रेस, टू हग. ओके, एज द विलेजर्स हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे फॉरेस्ट क्लियर आउट करने के लिए ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके. तो वहां पे कुछ विलेजर्स ने क्या किए, उन ट्रीज को हक किए ताकि वो लोग उनको प्रिवेंट कर सके कटिंग होने से. ठीक है ना, ये फेमस मूवमेंट रहा है. द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट फॉलिंग ऑफ ट्रीज वाज लॉन्च बाय अमृता देवी और विलेज ऑफ केजरी. जोधपुर का एक विलेज है केजरी. तो सबसे पहला मूवमेंट किसने लॉन्च किया था, अमृता देवी ने, जिन्होंने अपने लाइफ को अलोंग विथ 363 रिलेटिव्स ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया ट्रीज को हक करके, ताकि वो लोग उस ट्रीज को कटिंग करने से बचा सके. ठीक है ना. चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ मंडाल इन द अपर अलकनंदा वैली ऑफ उत्तर प्रदेश इन अप्रैल 1973. इनमें एक फेमस गांधीयन एक्टिविस्ट थे जो मूवमेंट को पावरफुली लीड करते थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा. उन्होंने चिपको मूवमेंट का एक स्लोगन दिया, दैट इज इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट. इन्होंने स्लोगन तो दिया, अब हमें स्लोगन के मतलब भी तो समझना चाहिए ना, कि what does he mean by the term that ecology is permanent economy, what does he mean by this line. So इनका मतलब ये था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी क्या होता है. इकोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन. ठीक है ना, हम कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग से क्या है, डिपेंडेंट है. हम फॉरेस्ट में डिपेंडेंट है. फॉरेस्ट हमें नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है. तो फॉरेस्ट हमें भले कुछ प्रोवाइड करो, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर पर्टिकुलर नीड्स. तो इनके जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सराउंडिंग्स, उनके एनवायरनमेंट को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी. तो हमें क्या करना है, हमें इन इकोलॉजी को, हमें इन ऑर्गेनिजम्स को, उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने आगे जाके हमारे फ्यूचर एक तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करना. ओके, सो दैट्स व्हाई ही गिव दिस पॉपुलर टर्म और पॉपुलर स्लोगन, दैट इज इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. वी हैव टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. उनके नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, इनके इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू गेट उनके इंट्रैक्शन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन, उनके सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब ना करने के लिए वी हैव टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्लोगन, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. So hope you all got to know this particular chapter. We'll come up with much more videos like this. कुछ भी doubt हो please ask in the comment section. Thank you.